नमस्कार। आज हम वापस से जानेंगे रीतिबद्ध काव्य के कवि आचार्य केशव देव के काव्य के विषय में। भाग एक कल मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ, भाग दो है ये। तो रीतिकालीन कविता के लिए एक विशेष मानसिक वातावरण के निर्माण में इनका योगदान मूल्यवान है। तो वो कौन सा वातावरण था? वो था कि आचार्य रीति प्रणाली, रीति लक्षण, जो रीति के ग्रंथ बनाए गए थे, यानी काव्य के की परंपरा को जो स्टार्ट किया था वो केशव देव ने किया था। तो ये एक मूल्यवान तथ्य था और उसके आधार पर काव्य के जो लक्षण बताए थे संस्कृत के आचार्य ने, उसके आधार पर जो काव्य का निर्माण किया गया था, वो काव्य का निर्माण किस तरह का था केशव देव जी का, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी दो रचनाएं, जो केशव की कविता में शास्त्रीय विवेचन की सामग्री मिलती है, उन्होंने शास्त्रीयता को पूरा आधार बना करके अपने काव्य की रचना की। कवि प्रिय और रसिक प्रिय शास्त्रीय ग्रंथ हैं। ये दोनों ग्रंथ रीतिकाल के आधारभूत लक्षण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के विषय वस्तु विवेचन करना अनिवार्य होगा। रसिक प्रिया में नायिका वेद का वर्णन है। कामशास्त्र के अनुसार विभिन्न उम्र के अनुसार कई प्रकारों से नायिका के भेद का विवेचन किया गया कि अलग अलग नायिका होती हैं, उसमें अलग अलग से परिवर्तन आता है, उसका वर्णन किया है इन्होंने। और अमीर और सामंत सुविधाभोगी वर्ग थे। सामंत अपनी हैसियत के अनुसार हरम में रानियों को रखते थे और इसी तरीके की परंपराओं का कुछ जिक्र जो है केशव देव जी ने किया है। नायिका वेद की रचना भी उन्होंने उपयोगिता विशुद्ध भोग विलास के लिए ही की थी। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने अपनी साहित्य शिष्या प्रवीण राय के लिए की थी। प्रवीण राय केशव के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के दरबार की गणिका थी। उस समय में एक प्रचलन था कि जो भी कवि होते थे, जो भी संगीत से जुड़े हुए लोग होते थे, वो बहुत कामुक प्रवृत्ति के होते थे और सामंतों के साथ रहते रहते वो भी एक दुष्चरित्र व्यक्ति बन चुके थे। यानी इसको चरित्रवान तो नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ अपनी अपने मतलब किसी भी स्त्री से जो है सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको अपने शारीरिक सुख को भोगना है। तो उसी तरीके की उनकी चेष्टाएं थी और वही वो काव्य भी लिखते थे। उनके काव्य में सौंदर्य से ज़्यादा जो है वो विलासितापूर्ण चित्रण जो है उसी को महत्व दिया गया, या शारीरिक सौंदर्य को। मतलब केवल और केवल जो था वो भौतिक सौंदर्य, वो भी भौतिक भी नहीं बल्कि एक क्या कहें इसको, हम ये कह सकते समाज का एक गिरते हुए चरित्र का चित्रण जो है वो उस समय के कवि कर रहे थे। यहाँ कोई राजा का वर्णन नहीं है, कोई सी रानी की विशेषताओं का वर्णन नहीं है। यहाँ जैसे जब हम जायसी का सुनते हैं तो वहाँ कम से कम एक रानी की सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक नायिका का वर्णन है, यानी एक जो युवा नायिका है उसका वर्णन है कि गोरो गात पतरी न लोचन समात मुख, उर उर जातन की बात अब रोइए, हसत कहत बात फूल में जरत जात, ओठ अवदात रात देख मन मोइए, श्यामल कपूर धूर की ओढ़नी ओढ़े उड़े, धूर ऐसी लागी जैस कैसो उपमा उपमा नटोइए, काम की दुलही सी काके कुल उलही, सुलल लह लही ललित लता सी लाल सोइए। यानी यहाँ पर जो चित्रण किया है उन्होंने, वो चित्रण कहीं भी सौंदर्य को प्रदर्शित नहीं करता है, ना ही किसी और चीज़ को। बस एक तो जो काव्य के सौंदर्य प्रणाली का जो चित्रण की जो बात कही है आचार्यों, आज जो लक्षण ग्रंथ हैं उस पर आधारित काव्य की रचना की है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा, जो एक कवि का की विलासितापूर्ण जो उसकी दृष्टि है उसको ही यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब इसके बारे में यही कह सकते हैं कि उस समय केशव देव जी
यदि काव्य की दृष्टि से देखें या और किसी दृष्टि से देखें तो वो उतने श्रेष्ठ कवि नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब हम आचार्य की पहली दृष्टि से देखते हैं कि सबसे पहले लक्षण ग्रंथ, हिंदी में लक्षण ग्रंथ किसने बनाए हैं, तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो उसमें हमें केशव देव जी का नाम सर्वोपरि दिखाई देता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब